सोचिए कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जा रहा है या फिर मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट बन रहा है। तो इन दोनों चीज़ों में ना एक बात बिल्कुल कॉमन होती है और वो है एक्यूरेसी यानी सटीकता। हाँ, और एक्यूरेसी भी ऐसी वैसी नहीं, मतलब एक छोटी सी गलती हुई और सब खत्म। एग्जैक्टली अगर कोड की एक लाइन या एक सेमी कोलन भी इधर से उधर हो गया या कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज की जगह बदल गई तो पूरा का पूरा सर्वर क्रैश हो सकता है या फिर मुकदमा ही पलट सकता है। इस तरह के सिस्टम्स में सब कुछ बहुत ही बाइनरी होता है, या तो चीजें अपनी सही जगह पर है या फिर पूरी तरह से गलत। बिल्कुल सही कहा। और आज की दुनिया में ना हम इस एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अक्सर हमें लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर को इतने बारीक और मैथमेटिकल तरीके से समझने की कला है, ये आज के टेकरा की ही देन है। उसने ही इस प्लेसमेंट के इम्पोर्टेंस को डिस्कवर किया हो, है ना? राइट, पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। आज हम इस डीप डाइव में जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं, वो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय मीमांसा दर्शन की। और स्पेसिफिकली महर्षि जैमिनी के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सूत्र की, जिसे कहते हैं अर्थेना त्वापकृष्यता। और उसके साथ ही हम शाबर भाष्य और तंत्रवर्तिक की जो डिटेल्ड इंटरप्रिटेशंस हैं उनको भी एनालाइज करेंगे। तो इन एंशिएंट टेक्स्ट्स को पढ़ने के बाद समझ आता है कि उस जमाने के स्कॉलर्स ने भाषा, मंत्रस और उनके प्लेसमेंट को लेकर जो इंटेलेक्चुअल कोडिंग की थी ना, वो किसी भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से कम कॉम्प्लेक्स नहीं थी। एक्चुअली मीमांसा दर्शन को लेकर लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसको अक्सर लोग बस एक रिलीजियस रिचुअल या कर्मकांड की मैनुअल मान लेते हैं। जो कि वो बिल्कुल नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। रियलिटी में ये लैंग्वेज, लॉजिक, मीनिंग और स्ट्रक्चर का एक बहुत ही साइंटिफिक फ्रेमवर्क है। उनका मेन गोल ये था कि किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट का सही मतलब कैसे निकाला जाए, और उसमें जो सेंटेंसेस या मंत्रास हैं, उनका स्ट्रक्चरल रोल क्या है। तो आज के इस विमर्श का हमारा मेन मिशन यही समझना है कि वो एंशिएंट इंडियन एनालिस्ट्स रिचुअल्स में इन मंत्रों के रोल को आखिर किस तरह देखते थे। मतलब क्या मंत्र सिर्फ किसी देवता की याद दिलाने का एक टूल थे, या फिर उस पूरे रिचुअल के मैसिव आर्किटेक्चर में उन मंत्रों का अपना कोई इंडिपेंडेंट और मेन पर्पस था। और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उस डिबेट को समझना होगा जहां से ये पूरी इंटेलेक्चुअल बहस शुरू होती है। इसको टेक्निकली समझने के लिए हमें पूर्वा पक्ष यानी जो अपोजिंग व्यू है वहां से स्टार्ट करना होगा। अच्छा, तो पूर्वा पक्षा का क्या आर्ग्यूमेंट था इसमें? सोर्सेज में क्लियरली लिखा है कि मीमांसा के कुछ एनालिस्ट का ये इनिशियल आर्ग्यूमेंट था कि स्तोत्र यानी गाए जाने वाले मंत्र और शास्त्र यानी पढ़े जाने वाले मंत्र, ये दोनों ही सिर्फ गुणकर्मा है। वेट, ये गुणा कर्मा वर्ड थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसका मतलब कोई सेकेंडरी या असिस्टेंट टाइप का काम होता है क्या? हाँ, आप इसको ऐसे समझ सकती हैं। गुणा कर्मा का मतलब है संस्कार कर्मा, यानी कोई ऐसा काम जो अपने आप में मेन नहीं है, वो बस किसी दूसरे मेन काम को पूरा करने में हेल्प कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ईंटें और सीमेंट मेन स्ट्रक्चर हैं, पर उन ईंटों को लाने के लिए जो ट्रॉली यूज हो रही है, वो सिर्फ एक हेल्पर टूल है। राइट, एग्जैक्टली। तो पूर्व पक्षियों का लॉजिक ये था कि इन मंत्रों का सिंगल पर्पस देवता नामा छोदनार्था है। यानी मंत्रा का काम सिर्फ इतना है कि वो रिचुअल के टाइम उस स्पेसिफिक देवता को रिकॉल करवाए, उनकी याद दिलाए। बेसिकली उनके हिसाब से मंत्रा सिर्फ एक रिमाइंडर थे। ओ आई सी। तो अगर इसको हम आज के किसी एवरीडे एग्जाम्पल से रिलेट करें, तो क्या ये किसी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा है जो सिर्फ सीन का मूड सेट करने के लिए बज रहा है, पर एक्चुअल स्टोरी तो एक्टर्स के डायलॉग से ही आगे बढ़ रही है। सही पकड़ा आपने है। जैसे किसी फाइल पर बस याद दिलाने के लिए चिपका दिया हो कि ये फाइल फला इंसान की है। बिल्कुल। और अगर मंत्र सिर्फ एक रिमाइंडर स्टिकर है, तो फिर उस स्टिकर को तो फाइल पर कहीं भी चिपकाया जा सकता है ना। पूर्वा पक्षा की पूरी थ्योरी इसी बात पर टिकी थी कि मंत्र की अपनी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू सिर्फ उस इंफॉर्मेशन में है जो वो कन्वे कर रहा है। अच्छा, पर यहीं पर एक लॉजिकल सवाल उठता है। अगर मंत्र सिर्फ एक रिमाइंडर नोट है जिसका काम बस देवता की याद दिलाना है, तो उसको तो पूरे रिचुअल में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। उसकी कोई एक फिक्स्ड या रिजिड जगह क्यों होनी चाहिए? मतलब उसको स्टार्टिंग में पढ़ें या एंड में, क्या ही फर्क पड़ेगा? और इसी एग्जैक्ट सवाल से मीमांसा दर्शन की एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सामने आती है।
अगर हम मंत्रों को परमानेंटली सिर्फ एक रिमाइंडर मान लें, तो इसका जो लॉजिकल रिजल्ट निकलेगा ना, वो रिचुअल्स के पूरे एस्टैब्लिश सिस्टम को क्रैश कर देगा। कैसे? मतलब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सोर्सेज में इस चीज को प्रूफ करने के लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, शाबर भाष्य में इसके लिए आइंद्रा प्रगाथा की एक बहुत ही मस्त केस स्टडी दी गई है। ये एक स्पेशल मंत्र है जिसकी शुरुआत अभी त्वा शूरा इन शब्दों से होती है। अब इस पूरी केस स्टडी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका प्लेसमेंट है। ये मंत्र महेंद्र ग्रह यागा के बिल्कुल पास पड़ा जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये पूरा रिचुअल महेंद्र देवता को डेडिकेटेड है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। महेंद्र के लिए रिचुअल हो रहा है और मंत्रा वहां पढ़ा जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम उस मंत्र के लिरिक्स में है। जो अभीत व शूरा मंत्र के वर्ड्स हैं, जो उसका लिटरल मीनिंग है, वो एक्चुअली इंद्र देवता को प्रेस कर रहा है, वो इंद्र को एड्रेस्ड है। अब मीमांसा के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग लीगली और रिचुअली इंद्र और महेंद्र एकदम अलग-अलग एंटिटीज हैं। वेट, क्या? एक मिनट, ये बात तो थोड़ी अजीब लग रही है सुनने में। क्या इंद्र और महेंद्र प्रैक्टिकली एक ही पावर नहीं है? अगर हम ग्रामर के एंगल से भी देखें तो महा का मतलब ये महा प्लस इंद्र, यानी महानिंद्र। हाँ, ग्रामर के हिसाब से वही है। तो जैसे हम किसी इंसान को उसके नॉर्मल नाम से बुलाएं या फिर रिस्पेक्ट देने के लिए उसके नाम के आगे ग्रेट या श्री लगा दें, इंसान तो वही रहेगा ना। सिर्फ महा ऐड हो जाने से वो लीगली दो अलग देवता कैसे बन गए? ये कंफ्यूजन आना बहुत नेचुरल है और तंत्र वर्तिक इसी कंफ्यूजन को बहुत ही शार्प लॉजिक से क्लियर करता है। देखिए, मीमांसा के रिचुअल लॉ में देवता वो नहीं है जो कोई फिजिकल फॉर्म लेके आपके सामने खड़ा हो। देवता वो स्पेसिफिक वर्ड है जिसका एक्सप्लिसिट इंजंक्शन यानी विधान किया गया है। ओह, मतलब वर्ड ही सब कुछ है। बिल्कुल। इसको मॉडर्न लॉ के चश्मे से देखिए। मान लीजिए किसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट XYZ लिमिटेड को करने का इंस्ट्रक्शन है। अब अगर कोई चेक XYZ प्राइवेट लिमिटेड या द ग्रेट XYZ के नाम से बना दे तो बैंक क्या करेगा? बैंक तो डेफिनेटली इसको रिजेक्ट कर देगा, भले ही दोनों कंपनीज एक ही बिल्डिंग्स ऑपरेट कर रही हो या उनका ओनर एक ही हो। लीगल एंटिटी के रूप में नाम की एक्यूरेसी सबसे ऊपर है। एग्जैक्टली। तो रिचुअल लॉ भी यही कहता है कि अगर आहुति महेंद्र को देनी है तो वो स्ट्रिक्टली महेंद्र के नाम से ही दी जाएगी। अब हम उस ओरिजिनल प्रॉब्लम पर वापस आते हैं जो पूर्वा पाक्षी ने क्रिएट की थी। उनका आर्ग्यूमेंट था कि मंत्र सिर्फ देवता की याद दिलाने के लिए है। राइट, और हमारे पास जो मंत्र है अभीत व शूरा, वो इंद्र की याद दिला रहा है, लेकिन वो प्लेस्ड कहाँ है? महेंद्र के रिचुअल में। सही। तो अब अगर हम पूर्वा पाक्षी की बात मान लें कि मंत्र बस एक रिमाइंडर है और वो यहाँ गलत देवता यानी इंद्र की याद दिला रहा है, तो लॉजिकली क्या करना होगा? उसको उस जगह से हटाना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल। मीमांसा की टेक्निकल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं? इसे अपकर्षः कहा जाता है। अपकर्षः का मतलब है किसी चीज को उसकी ओरिजिनल जगह से पुल करके डिस्प्लेस कर देना। जेमिनी का सूत्र कहता है अर्थेना त्वा अपकर्षेता, जिसका मतलब है कि अगर मंत्र का काम सिर्फ मीनिंग कन्वे करना है तो मीनिंग मैच करने के चक्कर में उस ऐन्द्र प्रगाथा को महेंद्र यागा से हटाना ही पड़ेगा। मतलब उसको वहां से निकाल के किसी ऐसे इंद्र यागा में शिफ्ट करना पड़ेगा जहां इंद्र देवता का रिचुअल चल रहा हो, क्योंकि अगर उसका पर्पस सिर्फ इंद्र को याद करना है तो उसको इंद्र के पास ही होना चाहिए, है ना? एकदम परफेक्ट डिडक्शन। अब ऊपर से देखने में ये लॉजिक बहुत सिंपल और सीधा लगता है कि भाई अगर मीनिंग मैच नहीं कर रहा तो मंत्र को उठाओ और सही जगह पर ड्रॉप कर दो। लेकिन मुझे लग रहा है ये इतना आसान नहीं होने वाला। किसी टेक्स्ट या मंत्र को उसकी रूट लोकेशन से इस तरह उखाड़ लेने से उस पूरे रिचुअल आर्किटेक्चर पर कुछ तो साइड इफेक्ट पड़ता होगा। साइड इफेक्ट? ये तो डिजास्टर होगा। इसका असर वैसा ही होगा जैसे किसी चलते हुए इंजन से आपने एक ऐसा गियर निकाल लिया जो दिखने में भले ही छोटा हो पर वो पूरी मशीनरी की टाइमिंग को कंट्रोल कर रहा था। ओह वाओ! तो ये तबाही एक्चुअल में दिखती कैसे है? इसको समझने के लिए हमें इस प्रगाथा की टेक्निकल स्ट्रक्चर के अंदर जाना पड़ेगा। जिसे हम नॉर्मल बोलचाल में एक सिंपल मंत्र कह रहे हैं ना, वो कोई एक फ्लैट सेंटेंस नहीं है जिसे कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर दिया जाए। सोर्सेज एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि प्रगाथा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मैथमेटिकली वोवन टेक्स्ट है। ये वीविंग किस तरह की होती है? मतलब ये प्रगाथा बनता कैसे है? इसकी बनावट बहुत ही माइक्रो लेवल पर होती है। इसमें दो अलग अलग ऋचाओं यानी वर्सेस का यूज होता है। एक ऋचा होती है बृहति छंद में और दूसरी होती है ककुब छंद में। छंद यानी मीटर, जिसमें सिलेबल्स का एक स्पेसिफिक काउंट होता है। पहली बृहति ऋचा के चौथे पार्ट को लेते हैं और उसको दूसरी ऋचा के आधे हिस्से के साथ मिक्स करके एक नया काकुब बनाते हैं।
फिर जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको फिर से जोड़कर एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। ये कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है, ये प्रॉपरली लेटर्स और सेंटेंसेस की एक स्ट्रक्चरल वीविंग है। अगर मैं इसको म्यूजिकल एनालॉजी से समझूं तो बात और क्लियर हो जाएगी। ये वैसा नहीं है कि आपने स्पॉटिफाई पर एक गाना उठाया और एक प्लेलिस्ट से दूसरी प्लेलिस्ट में डाल दिया। ये तो वैसा हुआ ना जैसे किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिम्फनी या मास्टरपीस गाने के कोरस को आधी बीट से काट दिया जाए। सही एग्जाम्पल है ये। क्योंकि उस कोरस में गिटार या वायोलिन की जो धुन थी वो पिछले स्टैंजा के साथ एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइमिंग पर जुड़ी हुई थी। अगर उस कोरस को वहां से बेरहमी से काट कर किसी दूसरे एल्बम के गाने में पेस्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा ट्रैक बेसुरा हो जाएगा। एग्जैक्टली न सिर्फ उस ओरिजिनल गाने की आत्मा मर जाएगी, बल्कि जिस नए गाने में उसको जबरदस्ती घुसाया जाएगा वहां भी वो एकदम आउट ऑफ प्लेस और वियर्ड लगेगा। और इसी बेसुरेपन को मीमांसा दर्शन दो बहुत ही हेवी टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करता है। वो टर्म्स हैं क्रमा और सन्निधि का टूटना। क्रमा और सन्निधि, इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में? क्रमा का मतलब है सीक्वेंस, वो एग्जैक्ट ऑर्डर जिसमें टेक्स्ट को पढ़ा जाना फिक्स किया गया है। और सन्निधि का मतलब है उसकी प्रॉक्सिमिटी, उसका कॉन्टेक्स्ट या वो एनवायरनमेंट जिसके बीच में उसको रखा गया है। यानी उसे एक मंत्र का अपने आगे पीछे के मंत्रों और एक्शंस के साथ जो रिलेशनशिप है। हाँ बिल्कुल। सोर्सेज इस बात पर बहुत स्ट्रेस देते हैं कि संद्रप्रगाता का रथांतरा समा और पृष्ठा स्तोत्रा के साथ एक अनब्रेकेबल कनेक्शन है। रथांतरा समा एक स्पेसिफिक धुन या अरेंजमेंट है जिसके साथ उस मंत्रा को गाया जाना है। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। इसको हम किसी केमिकल रिएक्शन के तरह भी देख सकते हैं, है ना? अगर कोई केमिकल किसी प्रोसेस में ठीक 100 डिग्रीज पर किसी और केमिकल के तुरंत बाद डालना है तो उसकी सन्निधि और क्रमा फिक्स्ड है। एग्जैक्टली। आप उस केमिकल को सिर्फ इसलिए किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में नहीं डाल सकते क्योंकि उसका नाम वहां मैच कर रहा है। ऐसा किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा कंक्लूजन ये निकला कि अगर पूर्वा पक्षी की बात मानकर हमने उस मंत्र को महेंद्र योगा से उठाकर इंद्र योगा में फेंक दिया तो सिर्फ एक वर्ड डिस्प्लेस नहीं हुआ, बल्कि उस रिचुअल की पूरी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, उसका मैथ्स और उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया। और यहीं पर तंत्र वार्तिक का सबसे बड़ा काउंटर अटैक आता है। उसमें एक श्लोका कोट किया गया है, यद्यत्र विद्यमानार्थों मंत्रः। इसका बेसिकली मतलब यह है कि अगर किसी मंत्र को सिर्फ उसके लिटरल मीनिंग के बेस पर उसकी जगह से हटाया जाता है तो इससे बाकी जो स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं उनका बहुत बड़ा वायलेशन होता है। वो प्रूफ्स जैसे कि क्रमा और सन्निधि। राइट। क्रमा और सन्निधि जैसे प्रूफ्स जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज किस कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। और मीमांसा ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये एक अनफॉरगिवेबल फ्लॉ है। किसी एक वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग को बचाने के लिए आप पूरे सिस्टम के आर्किटेक्चर को नहीं तोड़ सकते। वाओ! अगर अब इस पूरी डिबेट को हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो एक बहुत ही माइंड बेंडिंग लॉजिकल लूप सामने आता है। हमने शुरुआत की थी इस अजम्पशन से कि मंत्रा शायद सिर्फ एक रिमाइंडर है। हाँ, वही पूर्व पक्षी का आर्ग्यूमेंट। राइट। और अगर वो रिमाइंडर है तो उसको उस जगह से हटाना पड़ेगा जहां वो गलत देवता की याद दिला रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसको हटाते हैं पूरा सीक्वेंस और कॉन्टेक्स्ट यानी क्रमा और सन्निधि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और क्योंकि रूल्स इस डिस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करते तो इस लूप से निकलने का रास्ता क्या है? ये जो फाइनल सिद्धांत या कंक्लूजन है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है? ये लॉजिकल लूप ही दरअसल सिद्धांत तक पहुंचने का गेटवे है। देखिए, क्योंकि मंत्रा को उसकी जगह से हिला नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने से सन्निधि टूटती है और स्ट्रक्चर क्लैश होता है। तो इसका मतलब? इसका सीधा मतलब यह है कि पूर्व पक्ष की जो फाउंडेशनल थ्योरी थी वही पूरी तरह से गलत थी। ओह, आई सी। यानी मंत्रा कोई पोस्ट-इट नोट या रिमाइंडर नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्तोत्र और शास्त्र जिनको वो लोग सिर्फ गुणा कर्मा या हेल्पर एक्शंस मान रहे थे, वो एक्चुअल में असिस्टेंस हैं ही नहीं। वो कोई स्टिकर या मूड सेट करने वाले बीजीएम नहीं है। मीमांसा के फाइनल सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो अर्थाकर्मा है। अर्थाकर्मा, इस वर्ड का मतलब ये हुआ कि वो अपने आप में प्राइमरी है, उनका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। हाँ, वो प्रधान कर्मा है, मेन एक्शंस। उनका उस फिक्स्ड लोकेशन पर यानी ठीक महेंद्र ग्रह यागा के पास पढ़ा जाना ही उनका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है। भले ही उनके वर्ड्स में इंद्र का नाम हो, भले ही उनका लिटरल मीनिंग कुछ और इशारा कर रहा हो। मतलब रिचुअल के उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस स्पेसिफिक जियोमेट्रिकल और फोनेटिक स्पेस में उनका प्रेजेंट होना ही उनकी वैल्यू है। एग्जैक्टली। उनका काम सिर्फ डेटा ट्रांसफर करना नहीं है,
बल्कि उस पूरे रिचुअल को एक स्ट्रक्चरल कंप्लीटनेस देना है। इन शॉर्ट, उनका प्लेसमेंट ही उनकी सत्ता या एग्जिस्टेंस है। एक्टिव ही चेंज कर देता है। नॉर्मली हम लोग यही सोचते हैं ना कि जो डिक्शनरी मीनिंग है वही सुप्रीम है, जो लिखा है बस वही इंपॉर्टेंट है। पर मीमांसा स्कॉलर्स ने इस मिथ को ब्रेक किया। बिल्कुल, उन्होंने हजारों साल पहले प्रूव कर दिया था कि किसी चीज का प्लेसमेंट, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके लिटरल मीनिंग से कहीं ज्यादा वेटेज रखता है। ये मंत्र एक टूल नहीं है, बल्कि इसको ऐसे सोचिए कि ये उस बिल्डिंग का एक लोड बेरिंग पिलर है। बहुत सही एनालॉजी है ये। अब वो पिलर भले ही किसी भी कलर का हो या उस पर कोई भी डिजाइन बनाओ, लेकिन अगर आपने उस पिलर को उसकी जगह से खिसकाया तो पूरी छत नीचे आ गिरेगी। इस लोड बेयरिंग पिलर वाले एग्जाम्पल ने ना इस कॉम्प्लेक्स मीमांसा थ्योरी को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया। एंशिएंट इंडियन थिंकर्स ने टेक्स्ट्स और रिचुअल्स की प्योरिटी को आर्बिट्ररी इंटरप्रिटेशन से बचाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉजिक फ्रेमवर्क बनाया था। हाँ, ताकि लोग अपने मन मुताबिक चीजों को ट्विस्ट ना कर सकें। राइट। उनका ये अप्रोच कोई ब्लाइंड फेथ या अंधविश्वास नहीं था, ये प्योर लॉजिक था। उन्होंने ये मेक श्योर किया कि फ्यूचर में कोई भी एनालिस्ट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कंपोनेंट्स को इधर-उधर ना करे। मीनिंग के बेस पर स्ट्रक्चर के साथ टैम्पर करना स्ट्रिक्टली बैंड था। और इस एंगल से सोचने पर लगता है कि ये डीप डाइव आज की दुनिया में कितनी ज्यादा रेलेवेंट है। चाहे आप मॉडर्न लॉ को ले लीजिए, जहां कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज को शिफ्ट करने से पूरे डॉक्यूमेंट का इंटेंशन बदल जाता है। नॉट जर्नलिज्म की बात कर लीजिए, किसी भी चीज का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो प्लेसमेंट है, वो उसके सिर दर्द करने वाले लिटरल मीनिंग से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। सही बात है। जब भी किसी स्टेटमेंट या चीज को उसके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से आइसोलेट करके प्रेजेंट किया जाता है, तो अर्थ का अनर्थ होना गारंटीड है। मीमांसा का ये सिद्धांत हमें आज भी यही सिखा रहा है कि टोटलिटी को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक वर्ड या लाइन को आइसोलेट करके आप पूरे सिस्टम का पर्पस नहीं समझ सकते। क्रमा और सन्निधि के बिना कोई भी मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। एंशिएंट इंडिया की इस लॉजिकल साइंस से आज के टाइम के लिए एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन होती है। आज का जो दौर है, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड या सोशल मीडिया का एरा कहते हैं, वहां हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं? हम लगातार बिट्स एंड पीसेस कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, हम छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स, 15 सेकंड की रील्स और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट्स को डिवोर कर रहे हैं। हर इंफॉर्मेशन को उसकी ओरिजिनल रूट से, उसके डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट से उखाड़कर एक बिल्कुल रैंडम जगह पर फिट करने की कोशिश चल रही है। अगर स्ट्रिक्टली एंशिएंट टर्म्स में कहूं, तो हम हर रोज इंफॉर्मेशन का अपकर्षा कर रहे हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो आज के इस विमर्श को रैप अप करते हुए एक ऐसी बात है जिस पर हमें जरूर गौर करना चाहिए। इस फ्रैगमेंटेड इंफॉर्मेशन के टाइम में, जहां कॉन्टेक्स्ट को सबसे पहले क्रॉप कर दिया जाता है, क्या हम मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट की उस डीप अंडरस्टैंडिंग को खोने नहीं है जिसे एंशिएंट स्कॉलर्स किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहते थे? अगर एंशिएंट लॉजिक के हिसाब से देखा जाए कि किसी भी बात का असली मीनिंग उसकी जगह और कॉन्टेक्स्ट से तय होता है, तो क्या आज की ये स्कैटर्ड और कॉन्टेक्स्टलेस इंफॉर्मेशन हमें एक्चुअली में कोई नॉलेज दे रही है, या फिर ये सब मिलकर सिर्फ एक बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? नॉलेज का रियल मीनिंग उसकी जगह में है या सिर्फ उसके शब्दों में? ये एक ऐसा सवाल है जो जेमिनी के सूत्रों से निकलकर आज के डिजिटल एज के हर स्क्रीन पर गूंजना चाहिए।